हाँ जी, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दिसंबर 2025 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। अ कॉलम फॉर द टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड और 15 नंबर का ये क्वेश्चन। इसका मतलब है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव है तो हमने पिछले साल से स्टार्ट करना है, मतलब हमने 1124 से स्टार्ट करना है। ये क्या लिखा हुआ है 11 और ये है 24। अगर ये ऊपर दिसंबर होता तो फिर 1124 23 वाला साल होता, ठीक है ना। अगर ऊपर होता ना दिसंबर के बैलेंस तो फिर दिसंबर 23 का बैलेंस 1124 होता, ठीक है। ये छोटी मोटी बातें हमें वैसे ही पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग। रिपोर्टेड प्रॉफिट है 2220 मिलियन, 160 मिलियन 24 और 23 का, और 25 का ड्राफ्ट प्रॉफिट है 280 मिलियन। ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। इन अप्रैल 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड फाइनल डिविडेंड 2 per share for the year 23. However, shareholder approved 1.5 per share. रिकमेंड की थी 2 और अप्रूव कितनी हुई 1.5। शेयर होल्डर के पास क्या इख्तियार है, वो कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब ये वैल्यू लेंगे, इसको इग्नोर करें। अगर शेयर होल्डर की वैल्यू ज्यादा आ रही होती तो वो इग्नोर कर देते, मतलब लोअर वैल्यू लेते हैं। दिसंबर 24 टीएल डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड। ये एक फितना था आई कैप की तरफ से। उसने 10% कैश डिविडेंड दिसंबर में दिया, और दिया भी कौन सा इंटरिम 10%। कहता 60% तो उसने 2024 में पे कर दिया, 40% उसने 2025 में पे किया। अब यहां पर बंदा फौरन सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या मैंने रिटेन अर्निंग में सारा अभी रिकॉर्ड करना है या 60% अब रिकॉर्ड करूं और 40% बाद में रिकॉर्ड भेजूं। हम तो एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते होते हैं। और वैसे भी अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री सोचूं तो जर्नल एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट 60% और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 40% और 100% रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग तो 100% से डेबिट होगा। तो ये एक था मसला कि जो स्टूडेंट हो सकता है 40-60 करे, ठीक है। अब आएगा एक्रूअल कंसेप्ट भी टेस्ट कर रहा है कि ये इसको करना आता भी है या नहीं। तो पूरी वैल्यू कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिटेन अर्निंग के। ओके होगी बात। नेक्स्ट, उस वक्त एंट्री क्या पास करेंगे, वो स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर आएगा ही नहीं। एंट्री क्या होगी भला, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 40% वाला। तो उसमें तो वो कॉलम आ ही नहीं रहा। एक क्वेश्चन में ये मसला हो सकता था स्टूडेंट्स के लिए। मार्च 25 बोनस इशू 20% वाज मेड फाइनल डिविडेंड, और वो खुद कह रहा है एलोकेशन ऑफ बोनस शेयर वाज मेड फ्रॉम प्रीमियम। तो जब वो कह दे हम प्रीमियम से कर देंगे, ये कोई मसला नहीं था, ये बात कही हुई थी। 20% राइट शेयर इशू किए 15 रुपए के हिसाब से, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8 मिलियन। हाँ, इसमें एक शैतानी फितना था मार्केट प्राइस। हम तो जिस पे इशू कर रहे हैं वही प्राइस लेंगे। बोनस शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे होते हैं, और राइट शेयर होते हैं वो किसी भी प्राइस पे हो सकते हैं, लेकिन जिस पे वो इशू करेंगे मोस्टली ये लोअर ऑफ मार्केट प्राइस होते हैं। फिर वो कहता है ये IAS 8 स्टार्ट हो रहा है जी, ये IAS 8 का हिस्सा था। कहता है ड्यू टू, यहां पर भी एक बहुत अच्छी चीज उसने दी। आई कैप सवाल के जो बनाता है ना वो खूबसूरत होते हैं। जैसे उसने कहा कि सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, IT इक्विपमेंट मैनेजमेंट डिसाइडेड टू चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चेंज इन एस्टिमेशन है, और याद रखें चेंज इन एस्टिमेशन करंट ईयर में होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कितना है 15%। इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 Feb 23। द इक्विपमेंट टोटल कॉस्ट रुपीज 160 मिलियन, लाइफ 6 साल, रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन। The depreciation on straight line method is included in the financial statement of December 25.
क्या दिसंबर 25 में भी स्ट्रेट लाइन मेथड से इंक्लूड होनी चाहिए थी? देखिए मेथड हो गया चेंज, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आप चले गए हो, तो उस साल और आने वाले साल हम नई वैल्यू पे जाएंगे। तो इसका मतलब है जो उसने स्ट्रेट लाइन से किया हुआ है वो रिवर्स कर देंगे और रिड्यूसिंग बैलेंस से फाइंड करके चेंज इन एस्टिमेशन के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज कर। एक और गलती की, it was further discovered that although the equipment was available for use on 1st May, depreciation has been charged from 1st September, the date of commencement of the use। इसका मतलब है एरर भी उसने कर दिया और चेंज इन एस्टिमेशन भी है। एरर किया 2023 में, ये साल खरीदा, पहले तो वो ठीक करते हैं। रॉन्ग डेप्रिसिएशन, करेक्ट डेप्रिसिएशन। रॉन्ग को रिवर्स कर देंगे, करेक्ट को चार्ज कर देंगे या नेट करके इफेक्ट ले लेंगे। सवाल आपने पढ़ा है ना, जिसने टेस्ट देने का फायदा यही होता है कि मैं सवाल अगर आपको ना भी दिखाऊं तब भी आपको पता होगा कि सवाल में क्या पढ़ रहे हैं। रॉन्ग डेप्रिसिएशन, उसने डेप्रिसिएशन लेना शुरू की 1 सितंबर से, 4 महीनों की डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की। फार्मूला लगाया होगा स्ट्रेट लाइन वाला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 4/12, ये उसने किया। कॉस्ट कितनी थी? 160 माइनस 16 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 4/12, ये थी रॉन्ग डेप्रिसिएशन, ये तो उसने चार्ज की है। असल में करना ये था कि 160 में से 16 माइनस करके जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है, दैट इज 1 मई, मई से लेकर दिसंबर तक बनते हैं 8 महीने। मई से लेकर, सवाल पढ़ा हुआ है ना सबने, सवाल अपने सामने भी रखो, 8/2 है। अच्छा, अब ये बात अब आपसे मैं पूछूंगा, ये 2023 में हमने गलत डेट से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट की, इस वजह से क्या मेरी ये 2023 है, क्या इस वजह से मेरा 2024 की डेप्रिसिएशन और 2025 की डेप्रिसिएशन अफेक्ट होगी या नहीं होगी? अब आपके सामने है दो बात, एक तुक्का और एक आपको पता। तुक्का और पता, हाँ जी, होगी, होगी। आप तो लॉ पढ़ते हो, आप छोड़ो। हाँ होगी। अदनान एक, ये एरर है। आप एस्टिमेशन सिर्फ 25 का, ये तो एरर हुआ है, आपसे गलती हुई है 2023 में। अगर ये 24 में इफेक्ट आएगा उसको भी ठीक करेंगे, 25 में इफेक्ट आएगा उसको भी ठीक करेंगे। अब मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या ये 23, 24, 25 में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, इफेक्ट आएगा। हैं, रिमेनिंग लाइफ चेंज हो रही है इस एरर की वजह से। दाऊद नहीं, इसकी वजह, सिचुएशन की वजह से मसला आएगा या नहीं आएगा? अफीफ का नहीं आएगा, बोलना नहीं, यस या नो में जवाब दे। नहीं आएगा, आएगा। सीरत आएगा, मसला आएगा, बढ़िया आएगा। अच्छा, मैंने वही ना, कुछ तो लोग तुक्का मारे हैं बगैर सोच समझे, आएगा या नहीं आएगा, बस 2 ही लफ्ज हैं। और कुछ लोग सोच के भी बता रहे, मैं सोच के कहने की बात कर रहा हूं। आएगा नहीं आएगा, 2 जवाब बड़े आसान है, सोच के बताना है। आएगा तो क्यों, नहीं आएगा तो क्यों। अब सुनिएगा, मेथड है स्ट्रेट लाइन,
अब स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है फिक्स, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड। अगले साल तो चाहे अब उसने जितने टाइम का फर्क किया ना पहले साल, अगले साल तो उसने पूरे साल की डिडक्शन लेनी है। नहीं तो फार्मूला असल क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। एक मिनट चैलेंज देखते हैं, वो 1 मिनट सुन लो ना। अगले साल 2024 में उसने फार्मूला लगाया होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट भी वही, रेजिडुअल वैल्यू भी वही, लाइफ भी वही। बुक वैल्यू अगर फाइंड करके, इन केस बुक वैल्यू वाली फाइंड पे करते हैं तो असल हम लोग तो वो तो ट्रिक्स होते हैं, वो तो ट्रिक होते हैं कि जब हमारे पास कुछ और नहीं बचता तो हम फार्मूले ओरिजिनल छोड़ के उधर चले जाते हैं। ओरिजिनली तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में इसकी डिडक्शन हर साल फिक्स होती है। ओरिजिनली फार्मूला तो यही है ना। तो जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगा 160 में से मैं 16 माइनस करूंगा, 6 डिवाइड करूंगा तो आंसर तो वही आएगा। यहां पर मसला क्यों आया था, टाइम चेंज लिया था। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता फिर अगले साल भी चेंज होते, और इस तरह का सवाल क्वेश्चन है भी सही। वो एरर नहीं है, वो एस्टिमेट। देखें पहली बात, वो इधर पहले जब हम एस्टिमेट करेंगे ना, हम सही वैल्यू लेकर करेंगे। क्या करेंगे, सही वैल्यू लेकर करेंगे। उसने डेप्रिसिएशन गलत चार्ज की है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट गलत लिखी है ना। उसने तो जब 2025 में जाकर उसने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो उसने तो वही चार्ज की होगी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने तो एस्टिमेट चेंज किया ही नहीं, वो तो हमने करना है। वो चेंज इन एस्टिमेट नहीं कर चुका। सवाल देखिएगा, देयर यहां पर डेप्रिसिएशन on straight line basis is included in the financial statement for the year ended December 2025। तो कैसे फर्क पड़ा होगा, उसने तो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, उसने तो पहले बुक वैल्यू फाइंड ही नहीं की, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड ही नहीं किया। हाँ, अगर वो 2025 का चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करता, वो खुद करता चेंज इन एस्टिमेशन, तो फिर इस वजह से वहां भी फर्क आना था, क्योंकि फिर रिमेनिंग लाइफ वहां पर चेंज होनी थी, अब नहीं होनी। अब देखिए उसने कौन सी चीज, कौन कौन से पॉइंट दिमाग में सेट करके इस पॉइंट को कल कैलकुलेट करना था। एक, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से फर्क आ रहा है तो अगले सालों की डेप्रिसिएशन तो वही आएगी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आनी। अगर ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो क्योंकि दोनों साइड पे बुक वैल्यू चेंज होती तो हर साल डेप्रिसिएशन का मसला आता, 2024 भी गलत होता, 2025 भी गलत होता। अब अगली बात, अगर वो 2025 में चेंज इन एस्टिमेशन लेता तो गलत लेता। क्यों भला गलत लेता, क्योंकि वो अपने हिसाब से लेता, अपनी लाइफ के हिसाब से लेता, लेकिन उसने 2025 में चेंज इन एस्टिमेशन लिया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2025 की भी करेक्ट डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे और जो उसने चार्ज की हुई है वो रिवर्स कर देंगे और नई डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो इस एरर का इफेक्ट सिर्फ 2023 में आएगा और 2025 में जो इफेक्ट आएगा वो आएगा चेंज इन एस्टिमेशन। ठीक होगी, एक तो ये बात। देखिए बुक वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ का जो होता है ना, ये ट्रिक्स होते हैं। ओरिजिनल आपने बुक पढ़ी है, पीआरसी की भी बुक पढ़ी, अभी भी पढ़ी, आपने किसी बुक में ये फार्मूले नहीं देखे होंगे। ये ट्रिक्स होते हैं कि जल्दी फाइंड करने का, या कभी कोई वैल्यू ना मिल रही हो तब इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। आंसर तो सेम आता है, आंसर सेम आता है, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला ये नहीं होता। ओरिजिनल फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, क्योंकि फिक्स रहता है। 23.98 आ रहा है, उसको लिख दें। गलत तो वो नहीं करेगा, बट ये है कि वो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। नेक्स्ट जी, it was identified that inventory item costing 21 million that have been sold in 24 were erroneously included in the stock।
कहता है 2024 में ना 21 मिलियन स्टॉक के अंदर अमाउंट पड़ी हुई, हालांकि वो तो सेल हो गया, और जो सेल होता है तो उसको क्या स्टॉक के अंदर रखते हैं। इसका मतलब है 2024 का आपने स्टॉक ओवरशेट किया हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ, प्रॉफिट ज्यादा किया, और अगले का ओपनिंग भी। फिर 2023 में भी ये आपने हरकत की थी। 2023 में क्या किया था आपने, कितनी अमाउंट से, 30 सेम। तो ये भी 2023 का प्रॉफिट में इफेक्ट आएगा और फिर 2024 में भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, सवाल तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, सवाल आपको पास जो टोटल टाइम होता है ना, वो होता है 3 घंटे 15 मिनट। पेपर में जो टोटल टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन आंसर शीट आपको मिलेगी 3 घंटों वाली, मतलब 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप अपनी प्लानिंग कर लें, और अगर आपको पेपर में, पूरे पेपर में एक सवाल आता है तो समझो आप इस काबिल हो कि पेपर पास कर सकते हो। अगर पूरे पेपर में एक सवाल अगर आपको आता है तो आप इस काबिल हो कि पेपर पास कर सकते हो। आपने उन 15 मिनट में सबसे पहले ये डिसाइड करना है और डिजाइन करना है कि आपने पहले 40 नंबर कैसे कवर करने। 40 नंबर का पेपर आपने हाईलाइट करना, हर मार्क्स के सामने 1.8 लिखते हैं। अगर आपका टाइम सेव होता जाएगा तो वो कहीं और इन्वेस्ट करना, वरना किसी क्वेश्चन के साथ ज्यादती नहीं करनी, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना। अगर आप 100 मार्क्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे 3 घंटे बनते हैं। इसका मतलब है पेपर 100% अटेम्प्ट होना जरूरी है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको पूरा पेपर नहीं आता हो। हाँ, उसमें कोई किसी के एक एडजस्टमेंट गलत होगी, किसी की 2 एडजस्टमेंट गलत होगी, किसी की 3 भी हो सकती, आधा सवाल भी गलत हो सकता है, आधे से ज्यादा भी गलत हो सकता है, तो कोई आधे से ज्यादा ठीक भी तो हो सकता है। 50% मार्क्स लेने के लिए आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और सबसे पहले अपने अंदर ये बात दिमाग में बिठा लो, जो पेपर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो वो आपको आता है। जितना भी टफ होगा वो पेपर आपको आता ही होगा। तो जब आपको ये पता है ना ये पेपर आपको आता है, बस जितना मर्जी मुश्किल होगा आता जरूर होगा, तो आप फिर अच्छी कोशिश कर लोगे, आप उसका कोई ना कोई हल ढूंढ लोगे। अगर आप पैनिक हो गए फिर पेपर आता हुआ भी नहीं आता। तो ये दिमाग में बिठा लो, कोई भी पेपर है वो आपके एक्सेस के बाहर। अभी हमने ये बातें पढ़ी, सारा सवाल, ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, रीसेंट अटेम्प्ट का 15 नंबर का सवाल है। क्या ये सारा नहीं आता था आपको? तो ये भी पेपर में आया है, और आपको तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया, और मैंने दिया ही इसलिए है ताकि आपको जज कर सकूं कि कितने % आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी हमने इसके 4-5 बल्कि ज्यादा टेस्ट और भी लेने हैं। इन दोनों चैप्टर्स के हर दफा टेस्ट शामिल होगा। तो अगर आप ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका मतलब है अब आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। हिम्मत नहीं आ रही, और ना ही अपने आप से कोई इस तरह से ना नेगेटिव सोच लानी है, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं पेपर पास होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हाँ जी, तो इसको मैं हल करवा देता हूं आपको। नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड डेट लिख देंगे। एक है शेयर कैपिटल का कॉलम, एक है शेयर प्रीमियम का कॉलम, रिटेन अर्निंग। उसके बाद रीवैल्यूएशन की तो कोई बात नहीं पूरे सवाल के अंदर। टोटल का कॉलम मना तो नहीं किया उसने, कहता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। रुपीज इन मिलियन, अब अपना सॉल्यूशन भी सामने रखें कि आपने कहां पे घपले मारे। मैं तो बड़ा आसान कोशिश करता हूं कि इसको आसान से आसान तरीके में ले जाऊं। मैं इसका ना वो टेबल ही बना लेता हूं। और जरा टेबल बनाना सिखाता हूं। आपके पास 2023 है, 2024 है,
और 2025 में। अगर बनाने हो ना एक्सट्रैक्ट सारे, तो हर गलती का अलग इफेक्ट लेना, फिर जवाब ठीक आएगा, हर गलती का अलग। और अगर चेंज इन इक्विटी आ जाए इस तरह से, फिर इकट्ठा ले सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक 2023 का क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट से गलत था? 35 से। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ था तो आपने प्रॉफिट भी ज्यादा लिखा हुआ था। अब मैं तो ठीक करने वाला हूं, कम कर। और ये फिर अगले साल का किसी का क्लोजिंग है तो ये किसी का ओपनिंग भी होगा 30। ये बात समझ लगी? फिर उसके बाद 21 मिलियन का मसला था 24 के अंदर, ओवरस्टेट किया हुआ था, तो मतलब प्रॉफिट ओवरस्टेट किया हुआ था, तो हम खत्म कर देते हैं और अगले साल पे प्लस हो जाए। ये 25 ओके होगी बात। उसके बाद एक उसने गलत डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है 2023 की, जिसका इफेक्ट 24-25 में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 8 मिलियन से, नहीं 16 से चार्ज करनी थी उसने 8 से, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। अब डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दें या चार्ज कर दें? रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा दें। डेप्रिसिएशन रिवर्स किस साल की? 8 से चार्ज करेंगे, रिवर्स नहीं, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन कम लिखी हुई है। देखें, ऐसा भी कर सकते हो, मैंने नेट अमाउंट से लिख रहा हूं। अच्छा, गलत डेप्रिसिएशन 16 है या 8 है? गलत गलत है, वो रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स करने से क्या मुराद है? प्रॉफिट में ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 16 से, तो प्रॉफिट, तो मैं भी 8 से माइनस ही करने लगा था, मैं नेट करके करने लगा था। ठीक है, उसके बाद 2025 में चेंज इन एस्टिमेट आया, इसमें वो दो गलतियां कर सकता था। एक, उसने कहा जी एस्टिमेट उसने अप्लाई नहीं किया, और दूसरा उसने ये कह दिया कि उसने एस्टिमेट अप्लाई कर दी, सॉरी उसने एस्टिमेट अप्लाई कर दिया, लेकिन उसने अपने तरीके से एस्टिमेट अप्लाई किया, गलत वाला। ये दो तरह की गलती पॉसिबल है। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि उसने जो अप्लाई ही नहीं किया था, तो तब उसने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की होगी? उसने तो एस्टिमेट अप्लाई नहीं किया ना, उसने तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाली डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दी 24 से। लेकिन असल क्या करना था? ओरिजिनली करना था, पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी चाहिए थी, फिर उसका 15% लेकर डेप्रिसिएशन लेनी चाहिए। 15% है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नया। 25 में चेंज इन एस्टिमेशन की है। ये साल करंट ईयर में एस्टिमेट चेंज करते होते हैं, पिछले सालों में नहीं करते होते। करंट ईयर या ड्राफ्ट ईयर। अच्छा, इधर देखिए, ओरिजिनली करना है। अब 2023 में डेप्रिसिएशन सही वाली कितनी थी? 16, और 2024 में सही वाली डेप्रिसिएशन कितनी थी? क्योंकि साल की डेप्रिसिएशन 24 है, इसकी स्ट्रेट लाइन है ना। तो 2025 के स्टार्ट में, 2025 के स्टार्ट में बुक वैल्यू कितनी आई थी? 120। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का लेंगे 15%, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट 15%। कितना? उसने डेप्रिसिएशन कितने से चार्ज की हुई है? 24 से। होने कितने से चाहिए? या तो वो चार्ज रिवर्स वाला कर दे या नेट करके कर दे। डेप्रिसिएशन रिवर्स 25 या 24? 24। और डेप्रिसिएशन चार्ज 18 से।
खत्म हो गया बात। ये वो जो टेबल बनाने वाली है ना, हर साल के प्रॉफिट का इफेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मुझे बताएं 2023 में कितना नेट इफेक्ट आ रहा है? 27 का पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। 2024 में 35 में से 8 माइनस कर दो और 16 ऐड कर दो, 43 आ रहा है। तू कैसे? टेस्ट से ना लिखवा ना अपने से। ये 14 आ रहा है। 21 में 24 प्लस करके 18 माइनस कर दो, 27 आ गया। ये 27 आ गया। ठीक है। अच्छा, रट्टेबाज इधर जरा गौर से बात सुनिए। जो रट्टे वाले हैं, हम ना इसका कम्युलेटिव इफेक्ट लेते होते हैं। अच्छा, कम्युलेटिव इफेक्ट में अगर पेपर में यही सवाल है और एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, तो जो रट्टेबाज होते हैं ना वो इसका कम्युलेटिव इफेक्ट लेते हैं और जाकर पीपी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्लस माइनस कर देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की चीजें हैं, और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्यों हमारे एसेट को इफेक्ट करेंगे। इसलिए जब भी आपने कम्युलेटिव इफेक्ट वाली हरकत करनी है ना, हर एरर को अलग अलग डील करना। हर एरर को अलग से, जैसे स्टॉक को अलग करके उसका फॉर द ईयर और कम्युलेटिव, क्योंकि रिटेन अर्निंग को तो सारे कम्युलेटिव इफेक्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग को जो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है वो रिटेन अर्निंग को करता है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स को जरूरी नहीं कि सारे इफेक्ट करें। अब आपने करना क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में अगर उसका इफेक्ट लेना है तो दो जगह पे जाएगा, एक रिटेन अर्निंग में, एक इन्वेंट्री में। तो पीपी में तो नहीं जाएगा। और ये जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ लग जाए। ये देखिए, ऊपर वाला स्टॉक का मसला है और नीचे वाला एसेट का मसला है। जो नीचे वाला इफेक्ट है, इसका फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब चला जाएगा, और जो कम्युलेटिव होगा पीपीई में और रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। और जो स्टॉक का मसला है वो स्टॉक में चला जाएगा और रिटेन अर्निंग में चला जाएगा दोनों साइड पर, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी बराबर करनी होती है। नहीं समझ लगे? इस बात जो स्टॉक है वो स्टॉक में सही होगा, जो पीपी है वो पीपी में ठीक होगा। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम वो एक्सट्रैक्टर बना ही नहीं रहे। एसओएफपी के हम एक्सट्रैक्टर नहीं बना। अब हमारा सवाल होने जा रहा है, सवाल बस हो गया, यही था, जो कुछ था इतना ही था। बैलेंस एट 124। क्या बैलेंस है जी 1124 का? 1500, 500, 800। हाँ जी, सबसे पहले अप्रैल 24 आपने फाइनल डिविडेंड दिया 2023 का, जो कि 2024 में रिकॉर्ड होगा। कैश डिविडेंड है या बोनस है? कुछ नहीं है तो कैश है। फाइनल कैश डिविडेंड। अच्छा, ये प्रायर पीरियड एरर आ रहा था। अच्छा, ये प्रायर पीरियड एरर तो हमने ब्रॉड ऑन में ठीक करना है ना। ये 43 क्या लिखेंगे? प्रायर पीरियड इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ एरर। हाँ जी, 43 प्लस करेंगे माइनस 1500, 500, 880 में से 43 माइनस किया 800, और ये हमारे पास आ गया बैलेंस एट 1124 रीस्टेटेड।
बैलेंस एट 1124 रीस्टेटेड। फिर उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड। और जब पर शेयर गिवन हो तो हम क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड कर देंगे 10 पे 150, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड देना है 1 पॉइंट, तो कितना आ गया 2 ओके की बात। अच्छा, आपके ना हर ट्रांजैक्शन का 1.5 मार्क है, मतलब ये है अगर ये आपका ठीक है तो 1.5 मार्क्स का, ये ठीक है तो 1.5, ये ठीक है तो 1.5, ठीक है। अगर एक स्टेप होगा और उस स्टेप के बेस पे आगे भी क्वेश्चन में वो कैसे सुना है कि वो एरर कैरी करते हैं, मतलब उस गलती नहीं उसी के हिसाब से वो चेक करते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन में मसला हो तो, कॉन्सेप्ट में मसला हो तो फिर नहीं बचता। इसमें कम्युलेटिव का चक्कर ही नहीं है। वो कौन से हमने एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनानी है हमने। तो कम्युलेटिव इफेक्ट होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंस को रीस्टेट करना हो जाके। आपने क्या किया तो नहीं, टेस्ट दिया आपने, चलो देखना आपने जहां पर किया मुझे भी दिखाना क्या किया है आपने, कहां पे किया है। अच्छा, दिसंबर 24 में इंटरिम है, रिकॉर्ड किस में होगा 24 में 25 में 24 में 10% है इंटरिम कैश डिविडेंड 150, इसका भी 1.5 मार्क्स। इंटरिम के बाद 10% आएगा ना 1500 का, तो इसका 60% भी किया है। अच्छा, मार्च 2025 और वापस 25 में पहुंच गया, इसका मतलब है कि 24 साल हमारा खत्म हो गया, उनको क्लोज करके आते हैं। नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट कितना है 2024 का 220। 220 में गलती क्या थी, वो फॉर द ईयर इफेक्ट बता दे, प्लस या माइनस, और इसके साथ रीस्टेटेड लिखना है, और अगर रीस्टेटेड ना लिखा तो सवाल गलत हो जाना, वो 1.5 नंबर नहीं मिलना आपको। 234 ये 1.5 मार्क्स लिख रहा हूं, यही ना हो कि आप अपने सोल्यूशन में लिखते जाए, क्योंकि सोल्यूशन का हिस्सा है। आप पिछले साल को रीस्टेट कर रहे हो और लिखा ही नहीं कि रीस्टेट किया है आपने, तो जब आप उसकी बात का जवाब ही नहीं सही दोगे, वो नंबर क्यों दे आपको, नहीं सही किया। हाँ जी, क्लोज कर दूं। बैलेंस एट दिसंबर 24 रीस्टेटेड 1500, ये पूरा 500, और इसको जरा करें कैलकुलेट, 837 माइनस 225 माइनस 150 प्लस 234 696। और उसके बाद आगे चलते हैं। नवंबर 2025 में आपने राइट शेयर इशू किए हैं, फाइनल डिविडेंड। अच्छा, मार्च 2025 में 20% फाइनल डिविडेंड, और उसने खुद फरमाया है कि इसको शेयर प्रीमियम से देना। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द एलोकेशन ऑफ बोनस शेयर्स वाज मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट। जब वो कुछ कह दे हमने उसको फॉलो करना, ठीक होगी बात। चले, बोनस है या बोनस फाइनल
डिविडेंड, बोनस फाइनल डिविडेंड 300 20% है। हाँ जी 300, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और आपको मिले 1.5 नंबर। अच्छा मजे की बात यह कि आई कैप की ये करम नवाजी है कि आई कैप जो आपकी लाइन आइटम ठीक है ना उसके वो नंबर आपको देगा, इसलिए तो पास होते हैं, वरना कोई भी ना पास हो। वही ना सर। राइट शेयर, राइट शेयर कितने परसेंट है? 20% और 15 रुपए का एक शेयर। इसका मतलब हमें वो कुछ खास कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1800 को 180 180 का 20%। 36 अब 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360 180 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो आ जाएगा 180। इश्यूएंस कॉस्ट भी है, यस सर 8 नेट प्रॉफिट 2025 का नेट प्रॉफिट क्या है? 280 मिलियन। और इसमें जो कमियां कुताहियां थी वो जो टेबल बनाया था 27 से प्लस कर देते हैं। कितना? 30। खत्म हो गया सवाल आपका। बैलेंस ट्रांजैक्शन, ये इश्यूएंस कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक ही है। बैलेंस एट दिसंबर 25 एंड जी 1800 2160, 500 में से 300 माइनस कर दो, 180 ऐड कर दो और 8 भी माइनस करना है। कितना? 372 और ये आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तकरीबन ये 10 बनते हैं। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का अगर ऑलमोस्ट 1%, हाँ किसी का कम भी हो सकता है, किसी के 2 नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर हम लगाएं और आपने अपने मार्क्स लगाए जरा सारे पूरे 7.5 पास। आपके कितने? राइबा आपके कितने मार्क्स? कितने बता दो। अच्छा इसमें तो बहुत सारी चीजें पुरानी थी। रिटेन अर्निंग वाला सारा, डिविडेंड सारे वही थे, राइट शेयर सारे वही थे, बस वही ठीक है। सही लिख के गलत करके कटिंग कर दोबारा लिख। अब फीस के कितने गिनो? जमान सर मेरा तो वो 15 मार्च को मैंने सेट ही नहीं किया। अच्छा अगले सवाल पे। अच्छा आपके पास ना और भी, बस जरा खामोशी, आपके पास और दिन है अभी इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास टाइम है, क्योंकि कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है और नया टॉपिक तकरीबन 1-2 दिन तो सिंपल थ्योरी पढ़ेगी, उसका होमवर्क भी नहीं मिलेगा, शायद होमवर्क तो मिलना शुरू हो जाएगा
लेकिन ये 2 चैप्टर आप तैयार रखें क्योंकि जो मंडे को टेस्ट होना है ना उसमें ये दोनों शामिल है, बेसिक एग्जांपल और आई कैप की किताब इस टेस्ट के लिए ओके कर दो। उसके बाद मैं आपको 5 पेपर की असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आने वाले दिनों के लिए वहां से कर लें। वैसे तो 2 सवाल तो 5 पेपर के मैंने दे ही दिए, बाकी पीछे 2 ही बचे होंगे मैक्सिमम। तो इसलिए अभी आप बुक को ओके कर लो और कोशिश किया करो कि मैं भी कोशिश करता हूं कि आपको एक अनसीन क्वेश्चन दिया करूं, ताकि अगर किया हुआ सवाल आप दोबारा करोगे ना तो वो तो टाइम वेस्ट होता है। अच्छा जी, इस सवाल के अंदर एक इंटरेस्टिंग सी बस एक सवाल पुराना है, वो इधर ये उस दौर का सवाल है जिस दौर में रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में नहीं होता था। बाद में रीवैल्यूएशन सरप्लस जो इक्विटी में हिस्सा बना है ना, ये बाद में इसका हिस्सा बना है। और माशाल्लाह एक पॉइंट की वजह से पूरा सवाल खराब है। ये चीज जिसका सरप्लस नेगेटिव आ रहा था ना, मतलब वो ठीक था। अच्छा सवाल देखते हैं, भाई पास करो। अच्छा इस सवाल में जो नई चीज को पास करो, जो नई चीज हमने सीखनी है ना, हमने कैरी डाउन से ब्रॉड ऑन पे जाना था। और सवाल सुना है, इस सवाल में हम क्या सीखने लगे? कैरी डाउन से ब्रॉड ऑन और टेक्निक बताने लगा। अच्छा आपने 116 बटा 116 करना है, मल्टीप्लाई में करना है, तो 16 बटा 16 अगर मल्टीप्लाई में तो गिवन अगर उसमें 16% ऐड था तो 116 था, गलती कर बैठा था। अच्छा नहीं, टेक्निक कोई और है। चले आप जरा खामोशी बस। और जरा शेयर होल्डर इक्विटी 1113, शेयर कैपिटल 116 मिलियन, रिटेन अर्निंग 58, और ये डेट कौन सी है? 1113। प्रॉफिट आपका 13 का 47, 12 का 38। In 13 the management discovered that inventories अब in May 13, ये बात हो रही है 2013 की। मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट द इन्वेंट्री कॉस्टिंग 18 मिलियन हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। कहता इन्वेंट्री चोरी हो गई, आग लगी, व्हाटएवर, लॉस हो गया। द एंटायर लॉस हैज बीन रिकॉर्डेड इन 2013। अच्छा सवाल में हमने एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक बात की थी जो आपने नहीं सुनी थी, कि जिस एरर की बात हो ना सिर्फ उस पर फोकस करना है, जिस अकाउंट की बात हो। अब ये नहीं कहना कि ये हुआ होगा तो ये भी तो हुआ होगा, ये भी तो हुआ होगा, नहीं। जिस एरर की बात हो रही है दूसरे को ठीक माना जाता है, क्योंकि लेजर में गलती होती है। जैसे मैंने एंट्री पास की ना कैश टू सेल, अगर मैंने कहा ना सेल गलत लिखी है, आप कहेंगे कैश भी तो गलत होगा, वो भाई सेल के लेजर के अंदर तो सेल आती है ना। एक दफा एग्जांपल के तौर पर दे देता हूं, एंट्री पास हुई कैश टू सेल 100 रुपए से, ठीक है। अब मैंने कैश का लेजर बनाया, डेबिट साइड पर सेल के नाम से लिखूंगा 100 रुपए, फिर मैंने सेल का लेजर बनाया, क्रेडिट साइड पर कैश के नाम से लिखूंगा 10 रुपए। अब गलती तो हो गई इसके अंदर, ये सेल का लेजर है जी। अब कैश कैसे गलत हो गया? कैश तो बिल्कुल ठीक लिखा मैंने। कैश का जो कैरीड ऑन फाइंड हुआ होगा वो बिल्कुल ठीक हुआ होगा। जब मैं ओरिजिनल एंट्री गलत करता हूं ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, तब मेरे लेजर भी गलत होते हैं दोनों। जब मैं किसी अकाउंट के अंदर गलती करता हूं ना तो सिंगल एरर होता है, दूसरी जगह पर वो ठीक अमाउंट जा रही होती है। अब इस सवाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही केस है। सवाल के अंदर लिखा हुआ मेरे भाई के मैनेजमेंट ने ये देखा कि 18 मिलियन का लॉस है, उन्होंने सारे का सारा लॉस 2013 में लिख दिया। अब जब उसने लॉस डेबिट किया होगा, क्रेडिट भी कुछ किया होगा, जो क्रेडिट किया होगा वो ठीक किया, क्योंकि उसके बारे में उसने बात नहीं की। 2013 के अंदर उसने लॉस लिखा, 2000 आगे देखते हैं। However, it is estimated that inventory costing 13 million and 5 million were misappropriated in 2012 and 13.
सवाल समझ लगा? दोबारा बता देता हूं। 18 मिलियन का पता चला इन्वेंट्री लॉस, हमने 2013 में लिख दिया, पता ही 2013 में लगा। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि किधर गया स्टॉक इतने मिलियंस का, पता चला कि ये 2013 में सारा लॉस नहीं हुआ, 13 मिलियन का 2012 में हुआ था, 5 मिलियन का 2013 में हुआ है। और मैनेजमेंट ने किस साल में लिखा हुआ है? इसका मतलब है 2013 के अंदर जो 18 मिलियन लिखा हुआ है उसमें उसका सिर्फ तो 5 मिलियन है। हम अपना टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं। टेबल में अगर हम जाएं तो 2013 2012 2012 में मैंने लॉस लिखना था, नहीं लिखा, लिख देता हूं तो मेरा प्रॉफिट कम, और 13 में 5 मिलियन से लिखना था, मैंने 18 से लिख दिया, मतलब 12 वाला भी 13 में एडजस्ट कर दिया तो 13 मिलियन से रिवर्स कर दूंगा। तो 2012 के प्रॉफिट में 13 मिलियन माइनस कर दूंगा और 2013 के प्रॉफिट में 13 मिलियन ऐड कर दूंगा। ओके होगी बात? ये गलती ठीक हो गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा यहां पर मुझे लगता है हो सकता है कोई दूर देश हो, वो दूर चला गया हो, ये आपने बताना है इसके बारे में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 2013 इंक्लूडेड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 6.5 मिलियन। 2013 की डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 6.5 मिलियन। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 6.5 मिलियन है 2013 की डेप्रिसिएशन के अंदर, उस डेप्रिसिएशन के अंदर होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा आती होती है और वो हम बुक्स में वो ज्यादा ही चार्ज करते होते हैं। ये जो उसने अलग से बात बताई, ये तो बताई है रिटेन अर्निंग टू सरप्लस टू रिटेन अर्निंग की एंट्री के लिए। तो कुछ लोगों ने उसका प्रॉफिट भी खराब कर दिया कि जी एक्सेस डेप्रिसिएशन निकाल दी डेप्रिसिएशन में से। ये कितने लोगों ने किया? एक ने किया। 6.5 यानी डेप्रिसिएशन देखें, आप मुझे बताएं, जब हम HCA, वो इधर आ जाओ, सारी चीजें बताता हूं ना, HCA और ACA करते हो, HCA और ACA करते हो, मिसाल के तौर पर 500 रीवैल्यू, हमारे पास 500 एसेट था और रीवैल्यू होकर 600 का हो गया। रिमेनिंग लाइफ 10 साल थी तो हमने इसकी डेप्रिसिएशन 50 आ गई, इसकी 60 आ गई। और इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी है भला? 10। अगर हम सरप्लस को डिवाइड करते, 100 का सरप्लस है, 10 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा। अब हम बुक्स की मंथ डेप्रिसिएशन कौन सी चार्ज करेंगे, 50 या 60? बुक्स में जब डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे 60 या 50? 60। तो क्या इसके अंदर इंक्रीमेंटल नहीं है? तो होनी चाहिए इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अगर ना होती तो हम ऐड कर देते। ये हिस्टोरिकल है, हम बुक्स में एंट्री डेप्रिसिएशन की पास करते हैं और अब हम मॉडर्न वर्किंग के अंदर तो हिस्टोरिकल का कॉलम ही नहीं बनाते हैं। जी। तो डेप्रिसिएशन पूरी आती है रीवैल्यू करने के बाद, ठीक है? तो इसमें डेप्रिसिएशन को छेड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सरप्लस में से माइनस करके रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड करना था। उसके बाद राइट शेयर इशू कर दिए, वो तो सिंपल काम है। फिर डिविडेंड्स का मसला है। 2011 में जो इंटरम है, क्रॉस कर दूं, 2011 का इंटरम 2011 का होगा। 2011 में जो फाइनल हुआ है, ये रिकॉर्ड कब हुआ होगा? है भी बोनस। फिर 2012 के अंदर एक फाइनल कैश डिविडेंड है, वो किस में रिकॉर्ड होगा? 13 में। ये भी 2013 में ये रिकॉर्ड होगा 12 के अंदर, ये रिकॉर्ड होगा 13 के अंदर, ये भी रिकॉर्ड होगा 13 के अंदर। और नीचे इसने एक और छोटा सा स्टार बना दिया है, कहता है राइट शेयर इशू करने से पहले ही टैरिफ, फिर राइट शेयर। अब इसमें एक ट्रिक था और ये जो ट्रिक पकड़ लेता ना तो आई कैप वैसे ही खुश होकर पास कर देता। वो कहता है आपने इक्विटी बनानी है दिसंबर 13 की और विद कंपैरेटिव। अब इसका मतलब है 1/1/12 से शुरू करना था और उसने किससे शुरू किया हुआ है?
ये जो 1113 है, सियाने कहते हैं ये 31 दिसंबर 12 भी है। Yes. इसका मतलब है अगर ये 2012 का क्लोजिंग है जी। तो मैं ओपनिंग कैसे फाइंड करूंगा? एक तो तरीका है कि किसी भी तरीके से आप फाइंड कर लो, बड़ा आसान तरीका बताने लगा। जब कभी क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना, मैं शेयर कैपिटल का बता रहा हूं, शेयर कैपिटल आपने क्या करना है, ब्रॉड ऑन को एक्स लेट कर लेना। क्या लेट कर लेना? एक्स। इक्वेशन बना ली जाए। अब 2012 में क्या क्या हुआ था? 2012 में ये सवाल आपके सामने, पूरा सवाल आपके सामने। डिविडेंड आया था, फाइनल डिविडेंड। सिर्फ फाइनल बोनस डिविडेंड आएगा 16%। जी। वो तो रिटेन अर्निंग में जाएगा ना। अभी मैं शेयर कैपिटल का कॉलम ठीक करने लगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का कॉलम ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसको ठीक करना है, फोकस ही उस पर रखना है। हाँ, अगर रिटेन अर्निंग का अकेला कॉलम होता तो उस पर फोकस रखते हैं, उसमें भी आप एक्स लेट कर सकते हो। इसका मतलब है इसमें बोनस शेयर ऐड हुए होंगे, इसका 16%। शेयर कैपिटल में जो मूवमेंट हुई है वो सारी, राइट शेयर इश्यू होते तो राइट शेयर भी इश्यू कर देते। जो जो शेयर इश्यू होते वो सारे के सारे लिखने के बाद इज इक्वल टू क्लोजिंग, और क्लोजिंग मेरा है 116, क्योंकि 1113 का जो ओपनिंग है 13 का, वो 12 का ओपनिंग क्लोजिंग है। यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास ब्रॉड ऑन आ गया, क्योंकि मैंने ब्रॉड ऑन किसको लेट किया हुआ है? एक्स को। तो कितना आ गया एक्स? हाँ, मेरे पास ब्रॉड ऑन आ गया। इसको मैं गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड से भी कर सकता था, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें और चीजें भी तो आ सकती थी। हाँ, मुझे पता है कि इसके अंदर 16% ऐड हुआ है, ओपनिंग के अंदर 16% बोनस ऐड हुआ है, तो टोटल जो अमाउंट आई हुई है वो 116% है। तो 116 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि कल को राइट शेयर भी आ सकते हैं उसमें। सपोज है, इंटरेस्टिंग बात है, तीसरे नंबर पर होता 16% के बाद, सोच के बताना है, 10% राइट शेयर भी इश्यू होते 12 में, क्या करते भला? हाँ, क्या करते? 10% राइट शेयर इश्यू करते, 0.10x अरबिया, यही करते। उल्टा क्यों करते? आप तो सीधा कर चुके हो, एक्स ले चुके हो, आपको ब्रॉड ऑन है अब ना। आप पुट्ठे चलेगा, बहुत ही ज्यादा पुट्ठा कर दिया जैमा। नहीं, इसमें वैल्यू एक थी ना। अफीफ बताना नहीं है, ये सिंपल सी बात है। कोई अल्लाह के बंदो, जब राइट शेयर इशू करते ऊपर वाले दोनों को प्लस करके 10% लेते ना जी। इन दोनों को प्लस करके फिर 10% लेते, ब्रॉड ऑन का थोड़ी 10% लेते, अप टू डेट नहीं लेते। बोनस शेयर के बाद अगर राइट शेयर इशू करते तो दोनों को प्लस करके 10% आना था, या सिर्फ एक्स का 10% आना था? हाँ, तो फिर 1.16 एक्स का 10% आना था। दोनों को प्लस करते, ठीक हो आप सारे, इसका 10% लेते। अगर पहले राइट शेयर इशू करते तो एक्स का 10% लेते, बाद में बोनस करते तो दोनों को प्लस करके 16% लेते। इसके बाद मिसाल, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर, मेरे पास ऐसा एक सवाल और पड़ा हुआ, मैंने रखा हुआ है सवाल, मैंने देना है अगले टेस्ट में। मैं देखता हूं कि कौन क्या करता है। ऐसे क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है। अब अगर मैंने अगली बात बतानी नहीं है, वो फिर अब सवाल में देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन ही बनानी आ रही है आपको। आप कहते हो ब्रॉड ऑन नहीं है, मैं कहता हूं है तो सही, ब्रॉड ऑन तो है, अब इसके साथ करो जो करना है। ठीक होगी बात? आप इसको 100 भी लेट कर सकते हो, 100 लेट करके परसेंटेज बना लो सीपीएस के लिए। 100 लेट किया, उसके अंदर 16% ऐड कर दिया, 16 टोटल आ गया 116, और 116 को 116 पे डिवाइड करके जिस जो चाहिए वो मल्टीप्लाई।
100 और x दोनों से काम हो सकता है। 100 और x एक ही चीज है। मैं x इसलिए लिखता है कुछ लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए मैं कहता हूँ 100 लेट कर लेते हैं। चले, जैसे मान की बात तो नहीं मैं कहूँ। हम देख रहे सर थे मेरे पीछे आ जाओ। हाँ जी, अच्छा समझ लग गई है। अगला सवाल हैंडल हो जाएगा जो आने वाले फ्यूचर में आपको आना है। कोशिश चलो सही। अच्छा सवाल तो हो गया, आपके पास ब्रॉड नहीं था, आ गया। अब सवाल हल करते हैं। अच्छा पेपर में थोड़े ना बहादुरी दिखाया करो। बहादुरी तब आती है जब आप प्रैक्टिस करोगे, बगैर प्रैक्टिस के बहादुरी नहीं आती। और फिर आप लोगों को ना, आपको मैं क्या बताऊं, ऐसा कोई हरकत करनी नहीं है आप लोगों ने। हम 5 दोस्त थे, सीएमए का पेपर हमने कहा कि हमने तैयारी के बगैर देना है। आई कैप का सीएमए का पेपर बगैर तैयारी, 4 लोग पास हुए थे और 5वां नहीं पास हुआ था, वो उसने भी हो जाना था, बस किसी कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि बगैर तैयारी के जाना, आपको पता है बंदा, आप लोग मर जाते हो तैयारी कर करके, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस था। हम तो चेक करने गए थे कि हाँ हम अगर देखते हैं, क्योंकि कभी सोल्यूशन देखे ही नहीं। और सच में जब मैंने सी फाइनल के सी फैब के पेपर दिए थे, बीएफडी का पेपर, मुझे सिर्फ एक सवाल आता था और पेपर मेरे पास है। मैंने देखा सवाल में रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कर दिया। मैंने देखा ही नहीं कि पेपर में मर जाऊंगा, फेल हो गया तो ये वो, मुझे पता फेल होना है। मैं तो जाते ही पास हो गए थे, एक एडवेंचर था और एडवेंचर करने गए थे। और ये एक नॉर्मल बात होती है। आप लोग ना पता नहीं वो ऐसे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो अभी, आप भी इंजॉय करो पढ़ाई को थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बहादुर बनो, फेल पास को ना सोचो, चीजें सीखो, क्या चल के आ रहा है जिंदगी में, अकाउंटिंग की जिंदगी में। अच्छा मैं सारा फॉर्मेट नहीं लिख रहा। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस और छोटा। अच्छा अब अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको सरप्लस क्वेश्चन के अंदर बताया होगा। ये पुराने जमाने का सवाल है जिसमें सरप्लस नहीं बताया होता था, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखना है बैलेंस एट 1/112। अब मेरे पास बैलेंस आ गया, शेयर प्रीमियम नहीं बताया हुआ और रिटेन अर्निंग भी मैं नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस मेरे पास नहीं है। हाँ मैं फाइंड कर सकता हूं, कैसे भला, क्योंकि एरर भी तो हुआ है ना, एरर भी तो हमने ठीक किया है ना, ये वाला 2013 में उसने बताया हुआ है 58 रिटेन अर्निंग का बैलेंस। इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ होगा और डिविडेंड माइनस हुआ होगा, ऐसा है। वो जो बोनस डिविडेंड है उसकी क्या एंट्री पास की होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो आपने इसमें प्रॉफिट कर दो वापस माइनस, ऐड किया था ना, वापस जा रहे हैं, और डिविडेंड कर दो ऐड, आपके पास आ जाएगा ब्रॉड। कैरी ऑन करते हुए जो कुछ प्लस किया था वो माइनस कर दो और जो माइनस किया था वो प्लस कर दो, कितना आ गया 30। अच्छा इसका और भी तरीका था, रिटेन करने का लेजर ना अभी छोटा सा बनवा देता हूं, बड़ा लेजर मैंने आपको इसको कैश फ्लो में सिखाना है। रिटेन करने का जो बिल्कुल बेसिक लेजर होता है ना, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये आपका होता है रिटेन अर्निंग का लेजर। ब्रॉड ऑन नहीं है, पैट कितना है 16, इसको क्लोज करेंगे ब्रॉड ऑन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
ठीक होगी बात। तो लेजर बनाया जा सकता है, लेकिन लेजर मैंने डिटेल में सिखाना है कैश फ्लो के अंदर। लेजर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की कैश फ्लो के अंदर हो जाती है, क्योंकि उसमें सारे मैंने करवाने ही कैश फ्लो से, स्टेटमेंट से कोई सवाल नहीं करवाना। रिटेन अर्निंग 36, और ये ना बैलेंस कोई होगा पेपर के, जब पेपर में सवाल आएगा तो सरप्लस का भी कोई बैलेंस होगा। फाइनल डिविडेंड 16%, यहां से 16 माइनस नेट प्रॉफिट, क्योंकि और तो कुछ था नहीं। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 38 तो गलत है। 2012 का प्रॉफिट गलत है, -13 रीस्टेटेड। कितना प्रॉफिट आ गया? पिछला साल आपका पूरा हो गया, कंपैरेटिव पूरा हो गया। बैलेंस एट दिसंबर 12 11645 और कितना आ गया? 161। अब अगला साल आ गया। अगले साल में कौन कौन से शेयर्स हैं? एक तो फाइनल डिविडेंड है पिछले साल वाला 15%, वो कैश है, दोनों ही कैश है। इंटरम भी कैश ही है, फाइनल कैश डिविडेंड। हाँ जी, इसका 15% बिल बता दे। 116 का 15%, 17.4। फाइनल इंटरम, सॉरी, इंटरम कैश डिविडेंड 18%, 20.8। उसके बाद राइट शेयर्स है, उसने खुद ही कहा है राइट शेयर बाद में है। राइट शेयर कितने है? 4 के बदले 1, 4 के बदले और 12 रुपए के हिसाब से 116 को पहले मैं 10 पे डिवाइड कर दूं, 11 मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4। पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड किए, फिर राइट शेयर फाइंड किए। 12 रुपए के हिसाब से किए हैं। 10 रुपए हमारा था शेयर कैपिटल और ऊपर वाले 2 रुपए शेयर फ्री, तो 29 5.8 और टोटल किया तो 34. खत्म हो गया सवाल। प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट कितना है जी? सॉरी, शेयर प्रीमियम। हाँ जी, प्रॉफिट कितना था पुराना? 47 में माइनस कर दिया 13 करेंगे, क्योंकि 5 तो रहना था, ऐड करेंगे 13। 6.5 कौन सा ऐड करेंगे? तो वो नेट प्रॉफिट में थोड़ी ऐड करेंगे, वो तो रिटेन अर्निंग की जाएगा। तो मैं तो नेट प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूं। कितना आ गया? और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना? 6 पॉइंट यहां पर ऐड हो जाएगा और पेपर में यहां पर 6.5 ऊपर बैलेंस जरूर होगा। ठीक है, टोटल कर देंगे तो आपका ये सवाल है।
आप ना खाने पीने की चीज साथ ही लाया करो। छोटे बच्चे नहीं थे प्राइमरी स्कूलों में, अभी टीचर पढ़ा रहा होता है वो पहले बैग अपना समेटने लाके जाते हैं। मॉक ये हो गया, पता चल गया। ये मॉक ही है।